नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं आरडी चारण नए वर्ष में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और प्रभु से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी जो क्लासें देख रहे हैं, सभी विद्यार्थी इस वर्ष नए वर्ष 2023 में अपने सफलता के मुकाम को हासिल करें और एक अच्छे रोजगार को प्राप्त करके और अपने जीवन को सफल बनाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आरडी चारण प्रातःकाल वाली 7 बजे वाली क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम जो सीरीज लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं वो राजस्थान अध्ययन हस्तलिखित नोट्स बुक से इसका जो व्याख्यात्मक हल आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जुड़े। देखिए, इस बुक्स के माध्यम से आप लोग अपना राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और इसके साथ साथ राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से क्या नवाचार हो रहे हैं वो भी यहां साथ के साथ देखोगे। क्योंकि देखिए, राजस्थान में शिक्षा की कई सारी ऐसी योजनाएं आ चुकी है और आप लोगों को उन योजनाओं पर भी नजर डालना बहुत ही जरूरी है। सभी का भाई स्वागत और अभिनंदन। जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, चूका विश्नोई, कविता देवी, धन्नाराम चौधरी, जे ज्वाला माता, दिनेश राम, धन्नाराम चौधरी, आरजे 04 हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। अरे भाई, बहुत बहुत आपको भी नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज जो चैप्टर लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने, आपको सभी को पता है कि प्रत्येक दिन की क्लास में हम 2 चैप्टर सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग अपने पास ये राजस्थान अध्ययन की जो हस्तलिखित बुक्स है इसको आप खरीद लें और क्लास होने से पहले आप नियमित 2 चैप्टर बढ़िया तैयार कर लें और यहां आपका बहुत ही अच्छा देखो रिवीजन होने वाला है। हाँ भाई, गुड इवनिंग भाई हंसराज प्रजापत, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया भाई हंसराज का स्वागत। विजय सिंह रावत, सभी को भाई नए साल की शुभकामना। हाँ देखिए, तो अब इसमें हम लोग जो आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, राजस्थान जल संसाधन एवं संरक्षण और भौतिक स्वरूप। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जल संसाधन एवं भौतिक स्वरूप की बात करेंगे। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर हैं जो आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अधिक से अधिक विद्यार्थी इस किताब को कंप्लीट करने का प्रयास करें। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं और आज की प्रश्नोत्तरी की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। तो प्रथम जो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, भौतिक प्रदेश को लेकर के। राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटा गया है और वहां से कई बार जनसंख्या को लेकर के प्रश्न पूछा है, क्षेत्रफल को लेकर के प्रश्न पूछा है, कौन सा क्षेत्र कौन से भौतिक प्रदेश में है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। राजस्थान का मरुस्थल जो राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है, तो देखिए ये राजस्थान का मरुस्थल है, इसे कहा जाता है थार का मरुस्थल। ये थार का मरुस्थल और ये थार का मरुस्थल है संपूर्ण, देखिए संपूर्ण भारत में जो मरुस्थल है उसका 58%, लगभग 58% राजस्थान में है। उसमें से 58% भारत के संपूर्ण रेगिस्तान का 58% भाग राजस्थान में। ठीक है, अब ये जो 58% भाग राजस्थान में, ये हमारे संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भू भाग पर है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, उसके कितने प्रतिशत भाग पर हमारा थार का मरुस्थल फैला हुआ? 50%, 33%, 61% या 75% या 75%। तो इसमें सही उत्तर है आपका 61%। यहां देखिए, ये तो हो गई 61% की बात। अगर जनसंख्या पूछी जाए कि इस क्षेत्र में जनसंख्या, राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 40%। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है इसमें? 40%। नंबर 1 बात हो गई। अरावली पर्वतीय प्रदेश, थार का मरुस्थल। और दूसरी हम बात कर लेते हैं अरावली की। अरावली पर्वतीय प्रदेश कितने प्रतिशत भूभाग पर राजस्थान में फैला हुआ है? 9.1%।
9.1% पर अरावली का विस्तार है और यहां 10% राज्य के, संपूर्ण राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। 10% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अगर बात करें हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें या पठारी क्षेत्र की बात करें, 6.49%, 6.49%। और यहां संपूर्ण राज्य की 10% जनसंख्या, यहां भी संपूर्ण राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। और चौथा, पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और पूर्वी मैदानी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 23.3% क्षेत्रफल, संपूर्ण राज्य के 23.3% क्षेत्र पर फैला हुआ है। और यहां जनसंख्या, यहां भी 40% जनसंख्या मौजूद है। तो ये 4 भौतिक प्रदेश राजस्थान के। नंबर 1 अगर हम बात करें थार का मरुस्थल, जो संपूर्ण राजस्थान के 61% क्षेत्र पर फैला हुआ है। और इसके साथ साथ दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश 9.1% भाग पर फैला हुआ है, जहां 10% जनसंख्या है। और थार के मरुस्थल में संपूर्ण राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र 6.49% क्षेत्रफल पर है और 10% यहां जनसंख्या है। और पूर्वी मैदानी क्षेत्र है जो उसकी क्षेत्रफल 23.3% है संपूर्ण राज्य का। और यहां संपूर्ण राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर देना, आगे आने वाली परीक्षाओं में यहां से निश्चित रूप से एक प्रश्न आपका बनने वाला। चलते आगे अगले प्रश्न की तरफ। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई बताइए। कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है सीधा सीधा। अब आप लोगों को अरावली पर्वतमाला की लंबाई देखनी, ऊंची चोटियां देखनी, कितने जिलों में अरावली का विस्तार है और इसके साथ साथ में कौन से क्षेत्रों में यह ज्यादा फैला हुआ, कौन से में कम, कौन से में सर्वाधिक ऊंचाई पर है। तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई बतानी है 520, 692 किलोमीटर, ये सारे किलोमीटर में है। क्या 520, 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर या 1722 किलोमीटर? तो अरावली की कुल लंबाई की अगर बात की जाए 692 किलोमीटर है। अच्छा, 692 किलोमीटर कुल लंबाई। और राजस्थान में लंबाई पूछे, राजस्थान में लंबाई कितने क्षेत्र पर फैली हुई है राजस्थान में? तो 550। राजस्थान में लंबाई की बात करें तो 550 किलोमीटर भूभाग में फैली हुई है। अच्छा, अरावली पर्वतमाला है, इसका विकास क्रम अगर देखा जाए, इसका विकास कौन से काल में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका विकास होता है। प्राचीन वलित पर्वतमाला, संसार की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला अरावली। अरावली का विस्तार अगर बात की जाए, अरावली के विस्तार की बताइए, अरावली का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर है? अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। दक्षिण पश्चिम से कहां है? उत्तर पूर्व की ओर। कहते हैं कि सिरोही से आगे खेड़ बर्मा से यह प्रारंभ होती है। हां बिल्कुल, और राष्ट्रपति भवन के रायसीना हिल्स तक जाती है। परंतु राजस्थान में देखा जाए तो खेड़ बर्मा क्रॉस करते ही शुरू होती है और वहां से लेकर के और अलवर में खेतड़ी तक है। कहां तक विस्तार है इसका? अलवर में इसका खेतड़ी तक विस्तार है। और यह राजस्थान के 7 जिलों में, अरावली राजस्थान के 7 जिलों में इसका विस्तार है। अरावली का राजस्थान के 7 जिलों में विस्तार है। अच्छा, यहां से कुछ तथ्य बनते हैं। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियां कौन से जिले में है भाई? अरावली की सर्वाधिक अगर ऊंचाई की बात की जाए तो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में। ठीक। अच्छा, सर्वाधिक ऊंचाई की बात की जाए और न्यूनतम ऊंचाई की बात की जाए, कौन से जिले में इसकी न्यूनतम ऊंचाई है? जयपुर जिले में। इसका सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार अगर बात की जाए
उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में। अगर बात की जाए न्यूनतम विस्तार की, अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर में। न्यूनतम विस्तार कहां पर है? अजमेर में। और इसके अलावा जिला राजसमंद, कौन सा जिला आएगा? इसके अलावा जिला राजसमंद। तो राजसमंद में भी इसका विस्तार है, ये भी आपको ध्यान में रखना। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बातें बताई आप सभी ने। अरावली, तो अरावली को लेकर के एक बहुत अच्छा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। आगे आने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं के लिए संकल्प हस्तलिखित जो राजस्थान इतिहास नोट्स बुक्स है, रामबाण साबित होने वाली। और मेरा यह मानना है कि पढ़ने वाले विद्यार्थी के पास, प्रत्येक विद्यार्थी के पास ये बुक्स होनी चाहिए। ये आपकी आगे की भावी सफलता का एक आधार स्तंभ सिद्ध होने वाला है। चलिए दोस्तों, चलिए विद्यार्थियों, सभी का स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान का वह भौतिक प्रदेश जिसका विस्तार प्रदेश के 23% भूभाग पर है। अच्छा, इसको मैं 23.3 भी लिख सकता हूं, तो 23.3 भी आ सकता है। क्या थार का मरुस्थल है, अरावली पर्वत है, पूर्वी मैदान है या दक्षिण पूर्वी पठार है? तो पीछे हमने बात की है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान 23.3%। और इसकी जनसंख्या की बात की जाए, संपूर्ण राज्य की जनसंख्या यहां 40% निवास करती है। राजस्थान में कुछ पठार हैं और उनके जिले दे रखे हैं। आपको सुमेलित करना है कौन सा पठार कौन से क्षेत्र में है। उड़िया का पठार भीलवाड़ा में, बोराट का पठार चित्तौड़ में, मैसा का पठार उदयपुर राजसमंद में, ऊपरमाल का पठार सिरोही में। बहुत इजी प्रश्न आया है और आराम से आप इसको सुमेलित कर सकते हो। उड़िया का पठार देखिए राजस्थान के सिरोही जिले में है। उड़िया का पठार सिरोही में है। तो बोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद में है। बोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद में। मैसा का पठार चित्तौड़ में है और ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा में, और कुछ भाग इसका चित्तौड़ में भी, पूर्वी भाग में। तो आप इसके हिसाब से अगर आप मिलान करते हो तो सही उत्तर आपका उड़िया 1, सिरोही 4, 3, 2, 1। तीसरा ऑप्शन उड़िया का पठार सिरोही, बोराट का पठार उदयपुर, मैसा का पठार चित्तौड़ और ऊपरमाल का पठार बिजोलिया। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए भाई आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का वह जिला बताइए जहां अति आर्द्र, देखिए आर्द्र शब्द पकड़ना है, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। राजस्थान का वह जिला जहां अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, कौन सा जिला है ऐसा? उदयपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद या झालावाड़? राजसमंद या झालावाड़? देखो एक हाइग्रोमीटर उपकरण आता है, हाइग्रोमीटर। यह हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है। इसका कार्य क्या है भाई? आर्द्रता मापना। मापक यंत्र हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापक यंत्र। अच्छा, औसत आर्द्रता वायुमंडल में औसत आर्द्रता है वो 3 से 4%। देखिए वायुमंडल में जो औसत आर्द्रता है वो कितनी होती है? 3 से 4% होती है। अच्छा, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता कौन से मौसम में होती है? कई बार महीना पूछा है। राजस्थान या अपने क्षेत्र में सर्वाधिक आर्द्रता 15 जुलाई से लेकर, सर्वाधिक आर्द्रता 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य होती है। आर्द्रता 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य सर्वाधिक आर्द्रता होती है। और एक बार देखो आरएस प्री में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता कौन से महीने में पाई जाती है? तो महीना जहां जुलाई आ जाए तो आपको फिर क्या करना है? जुलाई ही करना है। चले भाई आगे, एक बार जितने भी प्यारे विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं सभी एक बार क्लास को शेयर करो भाई। देखो शेयर करो, अगर आप वॉचिंग बढ़ाओगे तो ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। एक बार सभी शेयर करो। देखो
एक बार क्लास को बढ़िया शेयर करो, लग जाना चाहिए कि वास्तव में शेयर किया है। और कौन कौन विद्यार्थी शेयर कर रहा है एक बार वापस थंब करके और बताएं मुझे किस किस ने शेयर किया है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हम आप लोगों के लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो भाई एक बार शेयर कर दो क्लास को और बता दो मुझे कौन कौन विद्यार्थी हैं जो क्लास को शेयर भी कर रहे हैं साथ के साथ में। चलिए ठीक है, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक सर्वाधिक आर्द्रता, और वैसे महीना पूछ ले तब आपको बताना है जुलाई का महीना। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, हमारा प्रश्न क्या है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला पूछा है। अब इनमें से जिला कौन सा आएगा, झालावाड़। सही उत्तर क्या हो जाएगा, झालावाड़। तो यहां हम बात कर लेते हैं झालावाड़ की। अच्छा, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है, तो अब बताइए न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला पूछे, अगर न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला पूछे तब आप लोगों को बताना है भाई जैसलमेर। अच्छा, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान पूछा जाए, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू। और न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान अगर पूछा जाए तब बताना आपको फलोदी, न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान फलोदी। और दो बहुत अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए बताने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में। राजस्थान का वह संभाग बताइए जो सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग है, और राजस्थान का वह संभाग बताइए जो न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग है। अगर हम संभाग की बात करें, संभाग, तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा और न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर, न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर। तो आर्द्रता को लेकर के बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के सामने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ भाई, महारो फलोदी पूरा राजस्थान हमारा देश, हाँ सबसे शुष्क फलोदी, वेरी गुड। कोटा, बहुत बढ़िया भाई, कोटा जोधपुर। चले, निम्न में से असत्य कथन बताना। हमारे यहां पर जो राजस्थान की जलवायु पाई जाती है, वर्षा वगैरह, इसको देखते हुए यहां 3 तथ्य हैं, उनमें से कौन सा तथ्य असत्य है ये आप लोगों को बताना है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। राजस्थान में देखो ग्रीष्म ऋतु इतनी एक तरह से तपन वाली होती है कि 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड यहां का तापमान हो जाता है, इससे भी अधिक चला जाता है। राज्य में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है, और अरब सागरीय मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। अरब सागरीय मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, दक्षिणी राजस्थान में होती है। उपरोक्त सभी तथ्य सत्य, तो उपरोक्त सभी तथ्य सही है। देखिए, अरब सागरीय मानसून सर्वप्रथम जो राजस्थान में मानसून का आगमन होता है 15 जून को, वो कौन सा मानसून आता है, अरब सागरीय मानसून, ठीक है, जिससे दक्षिणी राजस्थान में थोड़ी वर्षा होती है, पर सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से। राजस्थान में 3 ऋतुएं, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतुएं, 3 राजस्थान में ऋतुएं पाई जाती है। अच्छा, तापमान की बात की जाए तो राजस्थान में न्यूनतम औसत दैनिक तापांतर, मतलब न्यूनतम दैनिक जो तापांतर है वो कहां का, न्यूनतम दैनिक तापांतर बांसवाड़ा का। बांसवाड़ा में दिन और रात का तापमान लगभग एवरेज बराबर रहता है, ठीक है। और सर्वाधिक तापांतर वाला जिला पूछे तब आपको जैसलमेर बताना है, और वार्षिक न्यूनतम तापांतर वाला जिला डूंगरपुर आएगा। बढ़े आगे, निम्न में से असत्य कथन बताने हैं। बीहड़ किसे कहा जाता है, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि बीहड़ कहलाती है। समवर्षा रेखा यानी मानचित्र पर समान वर्षा वाले 2 स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, उसे समवर्षा रेखा कहा जाता है। और लू, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं लू कहलाती है। उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। बीहड़ अर्थात चंबल क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक,
चंबल क्षेत्र में अवनालिका अपरदन से होते हैं। ये किससे होते हैं? अवनालिका अपरदन से इनका निर्माण होता है। अच्छा, बीहड़ को स्थानीय भाषा में, बीहड़ को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बीहड़ को स्थानीय भाषा में खादर कहा जाता है, खादर कहते हैं। सर्वाधिक बीहड़, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर जिले में है। सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर जिले में। बीहड़ जो है, बीहड़ क्षेत्र की, बीहड़ क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो पहाड़ी क्षेत्र, बीहड़ में जो पहाड़ी क्षेत्र, उसे डांग कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? डांग कहते हैं। और अगर बहुत अच्छा प्रश्न आ जाए, डांग की महारानी, जल्दी बताना है, डांग की महारानी, डांग की महारानी अगर पूछे तब हमें बताना है। करौली को डांग की महारानी कहा जाता है। डांग की महारानी, बहुत बढ़िया। तो सभी उपरोक्त सभी तथ्य भाई सही हैं। बढ़िए आगे अगले प्रश्न की तरफ। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी बताइए। अब अरावली पर्वतमाला हम पढ़ रहे हैं और उसकी सबसे ऊंची चोटी आपको बतानी है। गुरु शिखर, एवरेस्ट, जरगा या तारागढ़? जरगा या तारागढ़? तो देखिए, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर, 1727 भी। एवरेस्ट की 8848 मीटर, 1722 भी आ सकता है, 1727 भी आ सकता है, ठीक है। जरगा 1431 मीटर और तारागढ़ 870 मीटर। अब आप लोगों को बताना है कि अरावली पर्वतमाला की कौन सी ऊंची, सबसे ऊंची चोटी। यहां यह ध्यान रखना है कि ये जो एवरेस्ट है, ये तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। गुरु शिखर कहां है? सिरोही जिले में। संतों का शिखर, गुरु शिखर का शाब्दिक अर्थ संतों का शिखर। निम्न में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है। 4 नदी है, इनमें से ऐसी नदी बतानी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती तो कहां गिर रही है? अरब सागर में। अर्थात तो वो अपना जल कहां लेकर के जा रही है? अरब सागर। बहुत इजी प्रश्न है। बनास, साबरमती, काली सिंध या पार्वती? यहां ध्यान में रखें, अगर सागरमती आ जाए, साबरमती और अगर सागरमती, तो यह भी अरब सागर, यह विशेष रूप से लूनी का नाम है सागरमती। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदियां हैं? बनास है, काली सिंध है और पार्वती है। तो ये जो साबरमती नदी है, ये अपना जल कहां ले जाती है? साबरमती नदी जल अपना लेकर के जाती है अरब सागर में, खंबात की खाड़ी। यहां ध्यान रखना है, इसका उद्गम देखा जाए, इसका उद्गम फुलवारी की नाल, इसका उद्गम फुलवारी की नाल, और यह फुलवारी की नाल उदयपुर में है। अच्छा, इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां मानसी, वाकल, हतमती, मेसवा और वेत्रक। ये 5 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। और इसी नदी के किनारे राजस्थान का एक शहर, अत्यंत पिछड़ा हुआ शहर के रूप में माना जाता है, कोटड़ा छावनी बसा हुआ है। कोटड़ा छावनी, इसी के किनारे कोटड़ा छावनी, और कोटड़ा छावनी के बिल्कुल आगे ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है। साबरमती की कुल लंबाई, साबरमती नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी लंबाई की बात की जाए
राजस्थान में इसकी लंबाई की बात की जाए तो केवल 28 किलोमीटर, राजस्थान में ये केवल और केवल 28 किलोमीटर बहती। यहां से एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि राजस्थान की ऐसी नदी बताइए जो उद्गम राजस्थान में होता है और राजस्थान का संपूर्ण जल कहते हैं कि वो कहां लेकर के चली जाती है, गुजरात में लेकर के चली जाती है। तो इसके पानी सिंचाई वगैरह से कोई हमें लाभ नहीं हो रहा है। और एक सबसे बड़ी वहां उस क्षेत्र के स्थानीय लोग हैं, वो इस नदी में जब वर्षा ऋतु में नदी बहुत तेज चलती है उस समय बांस की तस्करी करता है इस नदी के माध्यम से, यानी कि फुलवारी की नाल और कोटड़ा की तरफ के बांस काट काट करके और भारी पुले होते हैं ना, वैसे भारी बांध बांध करके नदी में डाल देते हैं और वो सरपट रात को दौड़ते हुए कहां चले जाते हैं, गुजरात में, जहां नियत स्थान पर लोग उसको रोक लेते हैं। तो इस प्रकार देखो ये नदी बहुत अलग तरह की नदी है। राजस्थान का उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील जो कोटड़ा छावनी कस्बा है वो इस नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, बनास का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां, उद्गम खमनोर की पहाड़ियां, जिला राजसमंद, राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। 480 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है और राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास, वन की आशा, नंद समंद परियोजना, बागेरी का नाका, बिसलपुर बांध, ये सभी कहां है, इस बनास नदी पर। काली सिंध और पार्वती और ये बनास तीनों चंबल की सहायक नदियां हैं। तीनों की तीनों किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल की। काली सिंध और पार्वती इन दोनों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में होता है। काली सिंध का उद्गम स्थल देवास मध्य प्रदेश, पार्वती का उद्गम सीहोर मध्य प्रदेश। काली सिंध नदी है कोटा और झालावाड़ की सीमा बनाती है। पार्वती नदी है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। और पार्वती प्रवेश करती है राजस्थान में 12 जिले से। कौन से जिले से, 12 जिले से। चलें भाई, तो बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं आप लोगों के सामने। हां भाई, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी। अगला बहुत अच्छा प्रश्न, निम्न में से वह नदी जो अपना जल अरब सागर की ओर नहीं ले जाती है। अब बंगाल की खाड़ी को ले जाती, अब अरब सागर को नहीं ले जाती तो कहां लेकर के जा रही है, बंगाल की खाड़ी। अपवा तंत्र जो राजस्थान का है उसको 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली, नंबर 2 बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली और नंबर 3 आंतरिक अपवा की नदियां। तो बताएं वह नदी जो अरब सागर की ओर जल नहीं ले जाती है, चंबल, माही, लूणी या पश्चिमी बनास। चंबल, माही, लूणी या पश्चिमी बनास, बताएं भाई, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। तो देखिए, माही नदी अरब सागर की ओर जल ले जाती है, लूनी अरब सागर की ओर जल ले जाती है और पश्चिमी बनास अरब सागर की ओर जल ले जाती है। कौन सी नदी, चंबल नदी। चंबल नदी है वो अरब सागर की ओर न जाकर के कहां जा रही है, बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए, चंबल उद्गम जानापाव मध्य प्रदेश से, ठीक है। राजस्थान में कहते हैं चित्तौड़ के 84 गढ़ में प्रवेश करती है और चंबल आगे चल करके इटावा में, और इटावा कहां है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इटावा में जाकर के यमुना में मिल जाती है और यमुना गंगा में, और गंगा कहां जा रही है, बंगाल की खाड़ी में। माही नदी, इसे वागड़ की गंगा और कांठल की गंगा भी कहा जाता है। लूणी, पीछे हमने बात की थी, सागरमती नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। और पश्चिमी बनास, कई बार प्रश्न बना है, ये पश्चिमी बनास आपको क्या कर सकती है, ये कंफ्यूज कर सकती है। पश्चिमी बनास, इसका उद्गम सिरोही और सिरोही का नया सनवाड़ा गांव। सिरोही का कौन सा गांव है, नया सनवाड़ा गांव है, जहां से इसका उद्गम होता है। और इसी नदी पर यह गुजरात में जाती है। इसी नदी पर गुजरात का डीसा शहर बसा हुआ है। इसी नदी पर गुजरात का डीसा शहर बसा हुआ है और इस पर बनास परियोजना
चलाई जा रही सिरोही जिले में। अगला प्रश्न, निम्न में से आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। ऐसी नदी है जो राजस्थान से ही तो उद्गम हो रहा है और राजस्थान में क्या हो रही है, या तो समाप्त हो रही है या राजस्थान की ही ऐसी झील है जिसमें जाकर के समाप्त हो जाती है, यानी कि बाहर कहीं पर भी नहीं जा रही है। हाँ, लूणी, आदि खारी और आदि मीठी, बहुत अच्छा बताया। और माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती, इसीलिए देखो माही नदी का जो आकार है ना राजस्थान में ऐसे हो जाती है। कर्क रेखा को कितनी बार काट रही है? 2 बार काटने वाली नदी। तो ये दोनों प्रश्न आ गए हैं कि यू आकार की नदी कौन सी है राजस्थान में? माही। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही। और कर्क रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, रूपारेल, मेढा, साबी और उपरोक्त सभी। रूपारेल, मेढा, साबी और उपरोक्त सभी, तो ये सभी नदियां हैं वो आंतरिक प्रवाह की नदी हैं। सभी नदियां कैसी है? आंतरिक प्रवाह की नदी हैं। रूपारेल नदी, इसे लसवारी नदी भी कहा जाता है। इसे कौन सी नदी कहा जाता है? रूपारेल नदी को लसवारी नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, चंबल नदी को लेकर के और बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि निम्न में से चंबल से संबंधित असत्य कथन बताना। इनमें से चंबल नदी से संबंधित आपको असत्य कथन बताना है। चंबल का उद्गम कहां हो रहा है? जानापाव पहाड़ी। चंबल का उद्गम कहां हो रहा है? जानापाव पहाड़ी। जानापाव पहाड़ी कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। अच्छा, राजस्थान में यह प्रवेश कर रही है चित्तौड़गढ़ में, तो चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा स्थान? 84गढ़। चित्तौड़ जिले में प्रवेश कर रही है 84गढ़ से। उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना में मिलती है, तो उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पर? इटावा में जाकर के यमुना में मिल रही। उपरोक्त सभी तथ्य सत्य। उपरोक्त सभी तथ्य ये हैं जो सत्य है। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज इस पर बांध बने हुए हैं। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ऐसी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बह रही है सबसे लंबी नदी, तो देखिए लूनी, बनास, पार्वती और मानसी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास, 480 किलोमीटर लंबाई इसकी, 480 किलोमीटर लंबाई इसकी, 480 किलोमीटर। देखिए कौन कौन से जिले बनास के? बनास निकलती है राजसमंद में, खमनोर की पहाड़ियों से। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, सवाई माधोपुर और टोंक। सवाई माधोपुर और टोंक। सवाई माधोपुर में इस पर इसरदा बांध बना हुआ है। सवाई माधोपुर में इस पर इसरदा बांध बना हुआ है और इस पर बिलासपुर। तो ये सबसे लंबी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी बनास नदी। सागरमती नदी के नाम से जानी जाती राजस्थान की ऐसी नदी जिसे सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है, माही, बनास, लूनी या इनमें से कोई नहीं। जितने भी ये प्रश्न हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न हमारे राजस्थान अध्ययन एनसीईआरटी 6ठी से लेकर के और 10वीं तक की पुस्तक का सार संग्रह लेकर के हम लोग आए हैं। आगे हम लोग देखिए और बहुत अच्छे बेहतरीन प्रश्न, बेहतरीन श्रृंखला लेकर के आने वाले हैं, तो लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। एक बार भाई बढ़िया, एक बार सभी क्लास को देखो, शेयर करो। हाँ, काफी बहुत अच्छी आप लोग मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा आपका रेस्पॉन्स मिल रहा है। एक बार भाई सभी से निवेदन है कि एक बार और बढ़िया क्लास को शेयर करो, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, आनंद आ रहा है या नहीं, बताएं, एक बार थंब करके बताएं कि क्लास में आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए भाई, बहुत बहुत प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत। संदीप शर्मा सिक्कर से,
हाँ, पुष्कर तक सागरमती कहलाती। बहुत अच्छा बता रहे हो भाई, पुष्कर तक, वेरी गुड। पुष्कर तक क्या कहलाती है? सागरमती। और सागरमती नदी है वो क्या लूणी कहलाती है। ठीक है, वेरी गुड। तो सागरमती नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती। अच्छा, लूनी नदी जो है इसका उद्गम नाग पहाड़, और नाग पहाड़ कहां है? अजमेर में। यहां से ये नदी निकल रही है, नाग पहाड़ से निकल करके ये नदी गोविंदगढ़, और ये गोविंदगढ़ देखिए, एक जयपुर में वो गोविंदगढ़ नहीं, एक अलवर में गोविंदगढ़ वो नहीं, ये अजमेर का गोविंदगढ़ है। इस गोविंदगढ़ तक ये नदी आती है, तब तक इस नदी को कहा जाता है सागरमती नदी। सागरमती नदी बोलते हैं। और गोविंदगढ़ में आकर के इसमें प्लस हो जाती, मिल जाती है सरस्वती नदी। अब जब सरस्वती नदी मिल जाती है, तब ये नदी किस नाम से जानी जाती है? लूणी नदी के नाम से जानी जाती। राजस्थान में कितने जिलों में बहती है? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, जालोर और बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर 6 जिलों से होकर के लूणी नदी निकलती है। आधी खारी व आधी मीठी, आधी खारी व आधी मीठी नदी, अर्थात आधी मीठी है प्रारंभ में और खारी कहां हो जाती है? बालोतरा के निकट। बालोतरा में जाते ही ये क्या हो जाती है? खारी नदी हो जाती है। अच्छा, एक बार आरएस प्री में प्रश्न पूछा है कि अजमेर की नाग पहाड़ियों में भयंकर वर्षा होती है तो राजस्थान के कौन से कस्बे में बाढ़ आ जाती है? अजमेर की नाग पहाड़ियों में जब भीषण बारिश, भारी बारिश होती है, उस समय राजस्थान के कौन से कस्बे में बाढ़ आ जाती है? तब आपको बताना है बालोतरा कस्बा। कौन सा कस्बा? बालोतरा कस्बा। राजस्थान की ऐसी नदी, राजस्थान की ऐसी नदी जिसको वस्त्र उद्योग से जो नदी सर्वाधिक प्रदूषित हो रही है, तब भी आपको बताना है लूणी नदी। अर्थात बालोतरा का वस्त्र निर्माण जो उद्योग है, उससे निकलने वाला गंदा पानी कहां जा रहा है? वो लूणी नदी क्षेत्र में ही जा रहा है। चले भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पीछे हमने बात की है वागड़ की गंगा, माही, मैनाल, जवई या मीठड़ी। माही नदी, वागड़ की गंगा माही नदी। अच्छा, वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वागड़ का मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जहां वागड़ी बोली बोली जाती है। और इस वागड़ी बोली को ही जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने भीली बोली के नाम से पुकारा है। भीली बोली के नाम से पुकारा। माही नदी उद्गम मेहद झील मध्य प्रदेश से उद्गम हो रहा है। मेहद झील मध्य प्रदेश से उद्गम हो रहा है। राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा के खांदू में। राजस्थान में प्रवेश खांदू गांव से, और खांदू गांव कहां है? बांसवाड़ा में। राजस्थान में प्रवेश खांदू गांव बांसवाड़ा से। अच्छा, सबसे बड़ी बात, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसीलिए इसकी आकृति कैसी हो रही है? यू आकार। यह नदी कैसा आकार बना लेती है? यू आकार का शेप लेती हुई चलती है। माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में है। और इसी नदी पर कडाना बांध गुजरात में है। माही परियोजना राजस्थान तथा प्लस गुजरात की सम्मिलित परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 45%, जिसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है?
45% है। राजस्थान में पारंपरिक जल का स्रोत नहीं है। देखिए, पुराने जमाने में राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र रहा था, केवल राजस्थान को वर्षा के जल पर निर्भर रहना पड़ता था, इसलिए राजस्थान के लोग पानी को संचय करके रखते थे। तो जो परंपरागत संचय की पद्धति है वो कौन कौन सी है, या उनमें से कौन सी नहीं है भाई? बावड़ियां, जोहड़, खडीन और ट्यूबवेल। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में परंपरागत जल का स्रोत कौन सा नहीं है? ट्यूबवेल नहीं है, बावड़ियां है, जोहड़ है और खडीन है। जैसलमेर क्षेत्र में वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता छोटी छोटी तलाइयों में, उसे कहा जाता है खडीन, उसे खडीन कहा जाता है। माही बजाज सागर परियोजना कहां विकसित हुई है? अभी पीछे हमने बात की है माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में बड़ा बांध बनाया है। सरदार सरोवर परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? सरदार सरोवर परियोजना है, उसमें कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? सरदार सरोवर परियोजना की जो शिलान्यास किया है, इसका शिलान्यास वर्ष 1961 में पंडित नेहरू जी के द्वारा, किसके द्वारा? पंडित नेहरू जी के द्वारा। और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी, इसका उद्घाटन करते हैं नरेंद्र मोदी। और ये जो परियोजना किस किस की है? राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसमें से कौन सा राज्य नहीं है? तो देखिए, ये परियोजना 4 राज्यों की है। कितने राज्यों की है? ये परियोजना 4 राज्यों की है, अर्थात नंबर 1 मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान, ये 4 राज्य इसमें शामिल है। तब देखिए कौन सा राज्य नहीं होगा, अर्थात कर्नाटक नहीं होगा। और राजस्थान में कहते हैं कि जालोर जिले में जो सिंचाई, जालोर और बाड़मेर में जो सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था हो रही है वो किससे हो रही है? विशेष रूप से इस सरदार सरोवर परियोजना। और ये सरदार सरोवर परियोजना जो बांध है मूल रूप से कहां है? गुजरात में। और गुजरात में कौन सी नदी पर बांध बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया, लगभग 131 मीटर ऊंचा और 1210 मीटर लंबा। तो ये कहते हैं भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बांध है। और भारत में कुल अगर हम बात करें वृहद आकार के, यानी बहुत बड़े आकार के और मध्यम आकार के बांधों को मिलाया जाए तो लगभग 3200 बांधों की संख्या मौजूद है। प्रश्न संख्या 19। अच्छा, जो एक फसल पूछी है, जो इसके उत्पादन में हमारा राजस्थान कौन सा स्थान रखता है भाई? जो के उत्पादन में, जो फसल के उत्पादन में संपूर्ण देश में अगर बात करें, जो उत्पादन में संपूर्ण देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अच्छा, प्रथम स्थान राजस्थान का कौन सी फसलों में है? प्रथम स्थान की बात करें बाजरा और सरसों। प्रथम स्थान की हम बात करें बाजरा और सरसों। इसके अलावा ग्वार भी आता है। अच्छा, चतुर्थ स्थान राजस्थान में, चतुर्थ स्थान कपास का। और जौ का उत्पादन है वो द्वितीय। जौ का कौन सा है? द्वितीय स्थान है। चलिए आगे, अगला प्रश्न। राजस्थान का वह जिला जो गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान का वह जिला बताना है जो गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर और कोटा। अनाज का कटोरा, उस स्थान को, उस जिले को क्या कहा जाता है? अनाज का कटोरा कहा जाता है, उसे अनाज का कटोरा। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन के कारण अनाज का कटोरा, और यह जिला हमारा श्री गंगानगर। ठीक है। अच्छा, विश्व में सर्वाधिक बात करें, विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए चीन, और विश्व में दूसरे नंबर का उत्पादन, सेकंड स्थान भारत का। और भारत की बात की जाए, भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का। भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का।
राजस्थान में एक ऐसे गेहूं की किस्म है जो बिना सिंचाई के होती है। राजस्थान में ऐसे गेहूं जो बिना सिंचाई के उत्पादन, कौन सी किस्म है? काठेड़ा गेहूं। काठेड़ा किस्म है जो बिना सिंचाई के, और गेहूं की राजस्थान में सबसे महंगी किस्म की अगर बात की जाए तो ये सरबती, सबसे महंगे गेहूं है राजस्थान में पैदा होने वाले सरबती किस्म के गेहूं। अगला प्रश्न, राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? भाई जितना भी राजस्थान में खेती की जाती है, संपूर्ण क्षेत्र की अगर बात करें, उसका कितना प्रतिशत क्षेत्र है, उसका कितना प्रतिशत क्षेत्र है जहां क्या हो रही है, जहां पर खेती हो, जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। जितना राजस्थान का क्षेत्र बोया जा रहा है उसके कितने प्रतिशत भूभाग पर सिंचाई हो रही है? 66% भूभाग पर, 35% भूभाग पर, 17.5% भूभाग पर, या 33% भूभाग पर। देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान में नहरों के द्वारा सिंचाई, कुल कृषिगत क्षेत्र यानी बोए गए क्षेत्र के 33% भूभाग पर राजस्थान में किससे खेती हो रही है? सिंचाई हो रही है नहरों से। 17.5 अर्थात राजस्थान में 17.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई हो रही। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई। यहां देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आई और उसके बाद राजस्थान के कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा मिली है, तब आपको बताना है 17.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। और बात की जाए हमारी सबसे बड़ी कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुएं और नलकूपों से, अर्थात कुओं तथा नलकूपों से कुल कृषिगत क्षेत्र के 66% भूभाग पर सिंचाई हो रही। हम पूछ रहे हैं कि कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर सिंचाई हो रही, चाहे कोई भी स्रोत हो, सब मिला करके, तो सही उत्तर होगा हमारा 35%। सही उत्तर क्या होगा? 35%। भाई 66% ध्यान रखना है कुएं और नलकूपों से। ये 35% जो सिंचाई हो रही है, इसका कुल भाग में से 66% कुएं और नलकूपों से सिंचाई हो रही है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन से क्रम की पशु गणना हुई है? हाल ही में राजस्थान में जो पशु गणना हुई है वो कौन से क्रम की हुई है? कई बार प्रश्न पूछा हुआ है पिछली भर्ती परीक्षाओं में। तो देखिए, कौन से क्रम की पशु गणना बात कर रहे हैं हम? पशु गणना की 18वां क्रम, 19वां क्रम, 20वां क्रम या 22वां क्रम? भारत में प्रथम पशु गणना, नंबर 1 प्रश्न, भारत में प्रथम पशु गणना अगर पूछा जाए तब आपको बताना है 1919-20 में। भारत में प्रथम पशु गणना कब होती है? वर्ष 1919-20 अर्थात अंग्रेजों के जमाने में। दूसरा प्रश्न, आजादी के पश्चात प्रथम पशु गणना, आजादी के पश्चात प्रथम पशु गणना वर्ष 1951 में। प्रथम पशु गणना वर्ष 1951 में। हां, अगली बात, अब वर्ष 2019 में जो पशु गणना हुई है, वर्ष 2019 अक्टूबर में, वो 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना। अच्छा, 20वीं पशु गणना, इसके अनुसार 5.68 करोड़ पशु हैं। राजस्थान में कितने पशु है? 5.68 करोड़। क्या 20वीं पशु गणना जो हुई है 19वीं पशु गणना से क्या पशु ज्यादा है या कम है? तब आपको बताना है, अर्थात 1.66% की कमी। पशुओं में पशुओं की संख्या बढ़ी नहीं है, बल्कि 1.66% क्या आई है? कमी आई है। अच्छा, पशु गणना, ये पशु गणना कौन सा विभाग करवा रहा है? तो ये राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा,
राजस्व मंडल अजमेर। ये पशु गणना राजस्व मंडल अजमेर करवा रहा है और राजस्थान में पशु गणना प्रति 5 वर्ष में पशु गणना हो रही है। प्रति 5वें वर्ष राजस्थान में पशु गणना का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा। और इसके साथ सहयोग करने वाली संस्था है पशुपालन विभाग। सहयोग करने वाली संस्था है राजस्थान में इसकी पशुपालन विभाग। चले बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो ये 20वें क्रम की पशु गणना हो जाएगी। अगला प्रश्न, राजस्थान में लगभग कितने प्रकार के खनिजों का खनन होता है? देखो, खनन को लेकर के बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, कई बार यह प्रश्न परीक्षा में आया हुआ भी है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का खनन? देखो, 2 बातें ध्यान में रखा। एक तो राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज कितने हैं? ठीक। दूसरा प्रश्न, दोहन कितने खनिजों का हो रहा है? भाई सारे के सारे निकाले नहीं जा रहे हैं, कारण कि या तो गहराई में ज्यादा है, या उनका उपयोग कम है, या उनकी मात्रा कम है। दोहन का मतलब खनन कितने का हो रहा है। ये 2 प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। तो क्या दोहन 57 का हो रहा है, 72 का हो रहा है, 98 का हो रहा है, 67 या 67 का? तो ध्यान दें, यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में पाए जाने वाले कुल खनिजों की संख्या है 79 और इसमें से दोहन कितने का हो रहा है? 57 का। दोहन कितने का हो रहा है? 57 का दोहन हो रहा है। अब बड़ी मुद्दे की बात हमारे सामने यह आती है कि नई जो खनिज नीति वर्ष 2015, देखिए वर्ष 2015 की जो खनिज नीति है, इस वर्ष 2015 की खनिज नीति के अनुसार कहा है कि राजस्थान में कितने खनिजों का दोहन हो रहा है? 57 खनिजों का दोहन हो रहा है। और देश के खनन उत्पादन से होने वाली आय में लगभग 9% हिस्सा राजस्थान के खनिज का। अच्छा, झारखंड के बाद देखिए, झारखंड के बाद खनिज राजस्थान का दूसरा हिस्सा। देखो, दूसरा स्थान है। झारखंड के बाद खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से हम दूसरे स्थान पर हैं, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। इसीलिए राजस्थान को उपाधि दी गई है खनिजों का अजायबघर। इसीलिए राजस्थान को उपाधि दी गई है खनिजों का अजायबघर। किसे कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का अजायबघर। सीसा जस्ता सर्वाधिक कहां पाया जाता है? सीसा जस्ता सर्वाधिक राजस्थान में, सर्वाधिक हमारे राज्य में पाया जाता है। सीसा जस्ता सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है। भाई क्लास को सभी शेयर करते रहें, क्लास को लाइक करें और क्लास को सभी शेयर करते रहें। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बहुत सरल प्रश्न आया है भाई। रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का, बाजरा, कपास, गेहूं। खरीफ, रबी और जायद, ये 3 प्रकार की फसलें राजस्थान में होती है। खरीफ यानी वर्षा में बोई जाने वाली, रबी यानी शीत ऋतु में बोई जाने वाली, जायद यानी उन्हालू फसलें, उन्हालू यानी ग्रीष्म ऋतु की पाई जाने वाली, बोई जाने वाली फसलें। अच्छा, जायद में ककड़ी, खीरा, टमाटर और हरी सब्जी ये पाई जाती है। ठीक। खरीफ की फसलें मक्का, ज्वार, तिल, मोठ, कपास, बाजरा इत्यादि। और शीत ऋतु में पाई जाने वाली फसलें चना, जौ, गेहूं, सरसों, राई, जीरा, इसबगोल इत्यादि। तो यहां पूछा जा रहा है कि रबी की फसल कौन सी नहीं है? रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो मक्का, एक तो कौन सी हो जाएगी? मक्का। और मक्के की, ये रबी की फसल कौन सी है? ये पूछा है कि रबी की प्रमुख फसल कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा आपका
गेहूं, ये बाकी तीनों की तीनों फसलें कब की है? खरीफ की फसल है, खरीफ। कपास भी वर्षा ऋतु में बोया जाता है और कपास को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है। कपास को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बढ़िया कहा जाता है, बिणिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सारे विद्यार्थी जुड़े हुए, सभी का भाई आभार। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की बधाई के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलते हैं। आप लोगों से अब इजाजत लेते हैं। आगे वही वापस समय देखिए, सुबह प्रातःकाल 7 बजे का आप लोगों को क्लास का ध्यान रखना है और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस सीरीज में भाग लेकर के और राजस्थान जीके की बेहतर तैयारी को करने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलते हैं, मिलते हैं फिर कल सुबह प्रातःकाल 7 बजे। जय हिंद, नमस्कार।